नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट प्रदेश में, जहां क्रिकेट की बात होती है पूरे जोश के साथ। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच के आखिरी दिन का खेल भी अब खत्म हो चुका है और इस आखिरी दिन के रिव्यू में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के टाइटल से तो पता लगा ही लिया होगा कि इंग्लैंड इस मैच में विजयी हो चुकी है। आखिरी दिन इंग्लैंड को 350 रन की जरूरत थी और भारत को 10 विकेटों की। इंग्लैंड ने टारगेट रीच कर लिया और तब भी दिन के खेल में करीबन 10 ओवरों का खेल बाकी था। इतनी आसानी से इंग्लैंड ने इस मैच को जीत लिया। अगर इंग्लैंड के सामने आखिरी दिन 400 रन का भी लक्ष्य रहता तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट इंग्लैंड उसको भी चेज डाउन कर देती। कोई बात नहीं, हम लोग पार्ट बाय पार्ट हर चीज़ को डायसेक्ट करके इस मैच को एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पार्ट सबसे हमारे लिए अच्छा रहा, हमारी टॉप ऑर्डर की बैटिंग परफॉर्मेंस। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, इन सभी का रन बनाना हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्लस रहा। मेरे हिसाब से शायद ओनली प्लस जसप्रीत बुमराह को अगर आप नहीं काउंट करते हैं तो ये चारों का रन बनाना इस सीरीज के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और अब आते हैं हमारी बॉलिंग की तरफ। देखिए, जसप्रीत बुमराह को तो मैं पहले ही रूल आउट कर दूंगा। उनके खिलाफ मैं कुछ ना बोलने वाला हूँ, ना ही उनके खिलाफ कुछ सुनने वाला हूँ। मतलब ये इंडियन टीम बुमराह के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है कि उन्हें लगता है जो करेंगे भाई जस्सी भाई करेंगे, हमारा तो कुछ काम है ही नहीं। इस बॉलिंग लाइनअप को ऐसा लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह आएंगे, 10 विकेट अपोनेंट के लेके चल जाएंगे, हमें तो कुछ करना पड़ेगा ही नहीं। अरे जसप्रीत बुमराह के भरोसे थोड़े ना जो गए हैं हम लोग इंग्लैंड। जसप्रीत बुमराह 11 लोग में से सिर्फ एक खिलाड़ी है जो वो अपना काम करेंगे, अपना काम करके निकल जाएंगे। बाकी लोग को भी चिप इन करना बहुत ज़रूरी है और ये बात जब तक बाकी लोग समझेंगे नहीं तब तक इस टीम का कुछ नहीं होने वाला है। मैं एक एक करके हर एक बॉलर के बारे में बात करूंगा यार। सबसे पहले मोहम्मद सिराज। देखिए, मोहम्मद सिराज उस टाइप के प्लेयर है ना जो मतलब अगर उनको लय मिल गई तो तब तो वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां उन्हें लाइन लेंथ रिदम पाने में मुश्किल होता है तो सिराज का एक नया फंडा है। क्या करते हैं, अपोनेंट जो है, जो बैटिंग कर रहा है, वो उससे जाकर के बहस करने लग जाएंगे। आपने बुमराह को आज तक कभी किसी से बहस करते हुए देखा है? सिराज की ये मतलब ये प्लान है क्या कि अपोनेंट के दिमाग में घुसना है? देखिए, मुझे पता है सिराज को ये कहाँ से मिला ये गुण। वो विराट कोहली को एक आइडल की तरह फॉलो करते हैं। विराट कोहली में भी जवान लड़ाने की आदत तो है विराट को भी, लेकिन विराट जैसा परफॉर्मेंस भी तो करे। मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज जैसा विराट देते हैं वैसा मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सिराज। मुझे एक कोई मैच आप गिना करके दिखा दीजिए जिसमें सिराज का मैच विनिंग परफॉर्मेंस आया हो। ऐसा भी नहीं कि उससे जवान लड़ाने के बाद में उसका विकेट ले लिया, नहीं। पहले जाके बहस करेंगे फिर और रन खाएंगे। अब चलते हैं प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ। पहली इनिंग्स में 3 विकेट लिया, लेने में 150 रन दे दिया इन्होंने। और दूसरी इनिंग में तो मतलब ठीक है, पहली इनिंग से थोड़ा इंप्रूवमेंट तो हुआ इनमें, लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, एक गेंद अच्छी डाल रहे हैं, उसके बाद 5 जो है हिट में बॉल्स डाल रहे हैं। अब बैट्समैन को क्या है, बैट्समैन को तो एक बॉल खराब चाहिए, उसको चौके के लिए मार देगा, बस हो गया। उसका ओवर का तो रन का कोटा तो निकल गया, उसे तो और किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं। फिर प्रसिद्ध कृष्णा को डिसिप्लिन बॉलिंग करना सीखना जरूरी है। ओवर में 1 या 2 अच्छी गेंदें डालने से कुछ नहीं होगा, आपको 6 की 6 गेंद बिल्कुल ही परफेक्ट होनी चाहिए। आज फाइनली शार्दुल ठाकुर को मौका मिला, और मौका मिला तो उन्होंने मौके का फायदा भी उठाया, लेकिन उनके साथ में वही रिस्क रहता है। शार्दुल ठाकुर जब बॉलिंग करने आएंगे विकेट तो ले लेंगे, लेकिन रन्स इतने लीक करेंगे कि मतलब आप रहने ही दीजिए। किस तरह के बॉलर है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। शार्दुल ठाकुर उस तरह के बॉलर हैं जो जब भी बॉलिंग अटैक में आते हैं, बैटिंग टीम ये सोचती है कि चलो इस पे तो रन बना ही सकते हैं, उसके लिए शार्दुल को अटैक करती है। और उस अटैक करने में के चक्कर में बहुत सी टीमें अपना 1-2 विकेट लूज कर देती है। लेकिन अटैक करते करते इतने रन्स कंसीड कर देते हैं शार्दुल कि आपको लगेगा कि वो 2 विकेट बिल्कुल ही मतलब कुछ वर्थ ही नहीं रहा। आज आखिरी दिन के खेल में रविंद्र जडेजा ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस किया। रविंद्र जडेजा का लिए रफ बन गया था जो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीक़े से एक्सप्लॉइट किया। तो रविंद्र जडेजा के लिए भी मैं उतना उनको क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में रन्स भी बनाए थोड़े बहुत। लेकिन चलिए, रविंद्र जडेजा के खिलाफ मैं उतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस सेकेंड इनिंग्स में वाज ओके। बट इन बाकी 3 गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना, अगर इस सीरीज से हमें अगर कुछ भी चाहिए तो। अभी तो एक ही टेस्ट मैच हुआ है, अभी 4 टेस्ट मैच और बाकी हैं। अगर इस सीरीज से कुछ भी चाहिए तो प्रसिद्ध कृष्णा
मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर, इन तीनों को बेहतर परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। अब मेरी अगर माने तो अर्शदीप सिंह को तो इस 11 में होना ही चाहिए। एक लेफ्ट हैंडेड पेस बॉलर की क्या अहमियत है, जिस दिन ये बात इनके समझ में आएगी उस दिन अब देखिएगा इस टीम की क्या जायल हो जाएगी। जब जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दोनों एक साथ अटैक करेंगे ना, मैं भी देखता हूँ कैसे कोई टीम एक दिन में 350 रन बना देती है। अब चलते हैं शायद सबसे वो इम्पोर्टेंट पहलू जो शायद उतना देखा नहीं जाता, लेकिन उसके बिना आप मैच को जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकते, वो है आपकी फील्डिंग। क्या आप विश्वास कर सकते हैं ये वही इंडियन टीम है जो एक समय पर अपनी फील्डिंग के लिए खूब जानी जाती थी। अगर इस यूनिट की जो फील्डिंग का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो मतलब बिल्कुल ही आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। कैचेस ड्रॉप हो रही हैं, मिसफील्ड्स हो रहे हैं, ओवर थ्रोज हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं। थोड़े से अगर कुछ भी अगर सिचुएशन इनके अगेंस्ट हो जाए तुरंत शोल्डर्स गिर जा रहे हैं इनके। बस फाइटिंग स्पिरिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यशस्वी जायसवाल 3 कैच, वैसे तो 3 कैच छोड़े, 2 उसमें से कैचेबल, बिल्कुल इजीली कैचेबल थे, और तीसरा मैं कहूँगा थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन 3 कैच यशस्वी जायसवाल से ड्रॉप हुए। उससे उनका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। सेकंड इनिंग्स में बैट से रन नहीं बना, और फिर जब फील्डिंग की बारी आई सेकंड इनिंग्स में, वहाँ फिर एक कैच छोड़ दिया। अब किसका कैच छोड़ा? बेन डकेट का, जो उस समय 97 रन पे खेल रहे थे। अब बेन डकेट आउट कब हुए हैं? 149 रन बना के आउट हुए हैं। तो मतलब कैचेस ऐसे वैसे भी कैचेस नहीं छोड़ रहे हैं, कैचेस छोड़ रहे हैं ऐसे कि फिर वो खिलाड़ी बड़ा रन करके शतक बना करके वापस पवेलियन जाए। देखिए इंग्लैंड में तो आपको कैचिंग को तो लीगल कर देना चाहिए। इंग्लैंड में आप कैचेस ड्रॉप नहीं कर सकते। इंग्लैंड में 90% बॉलर्स अपने विकेट स्लिप्स या विकेट कीपर के द्वारा कॉट कैच करवा करके ही लेते हैं। यशस्वी को अपनी कैचिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। शुभमन गिल, अब थोड़ी इनकी कप्तानी पे भी बात कर लेते हैं। देखिए बल्ले से तो रन बन गए, तो दोनों इनिंग्स मिला के इस मैच में शुभमन गिल के कुछ कुल 155 रन बने हैं। अगर आप टेस्ट मैच में आपका टोटल स्कोर दोनों इनिंग्स मिला करके 155 रन है, तो ये टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से ये अच्छा माना जाएगा। अब बात करते हैं जरा कैप्टेंसी पे। सबसे पहले प्लेइंग 11 उन्होंने बहुत ही गलत चुना। पहली बात तो इन्हें प्रसिद्ध कृष्णा या मोहम्मद सिराज में से किसी एक को ही खिलाना था। उनमें से किसी एक को बैठा करके या तो अर्शदीप सिंह या फिर हर्षित राणा, इन दोनों में किसी एक को खिला सकते थे। शार्दुल ठाकुर की सिलेक्शन को लेकर के बहुत सवाल उठने वाले हैं। शार्दुल ठाकुर क्योंकि बैट से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उनकी जगह अगर नीतीश रेड्डी रहते तो कम से कम एक प्रॉपर बैटर तो रहता। और प्लस इंडिया एक प्रॉपर स्पिनर भी मिस कर रहा है कि अगर किसी तरह से इस प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव को भी फिट किया जा सकता तो वो प्लीज करके ट्राई करें। खैर आगे बढ़ते हैं। बैटिंग परफॉर्मेंस लोअर ऑर्डर के बारे में बात करूंगा मैं। पहली इनिंग्स में आखिरी 7 विकेट 41 रन पे खो देते हैं हम। दूसरी इनिंग में आखिरी 6 विकेट 31 रन पे हम खो देते हैं। करुण नायर को स्टेप अप करना होगा। मुझे तो बहुत ही कम चांस लग रहा है कि करुण नायर अब ड्रॉप होंगे। ऑब्वियसली उन्हें एक और टेस्ट तो मिलने ही वाला है। अगले मैच के लिए स्टेप अप तो करना उन्हें बहुत ज़रूरी है। सोचना होगा, समझना होगा कहाँ वो गलती कर रहे हैं। ये रणजी ट्रॉफी नहीं है जहाँ पे वो रनों का पहाड़ लगा के आए हैं। ये इंग्लैंड है, यहाँ पर कंडीशंस अलग है। आपकी इंडिया ऐसी कंडीशन नहीं है जहाँ पे आप खूब रन लगा दिए तो सोच रहे कि यहाँ पे भी रन बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको बॉल को समझना पड़ता है, बॉल को रिस्पेक्ट देना पड़ता है। दूर जाती हुई बॉल को ऊपर में बैट फेंकोगे तो आउट हो गए ही। ये सब करुण नायर के दिमाग में अब जब तक समझ नहीं आएगा तो फिर डियर क्रिकेट गिव मी अनदर चांस लिख करके कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे अगर चांस मिले तो फिर जडेजा से उतना बैटिंग ठीक है, जडेजा से आप 40-45 रन से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन करुण नायर से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी इस मैच को लेकर के। दोनों ही इनिंग्स में बहुत ही चीपली आउट हुए हैं, बिल्कुल ही गलत तरीके के शॉट खेलकर। ये तो भारतीय टीम का ओवरऑल डिस्कशन हो गया। थोड़ा इंग्लैंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए उन्होंने अच्छा खेल दिखाया। आखिरी दिन 350 रन चेस करना कोई मामूली बात नहीं होती है। जिस तरह से दोनों ओपनर्स ने बैटिंग किया, मैच तो 90% वहीं ख़त्म हो गया था। उसके बाद भारत ने थोड़ा कमबैक का ट्राई किया, कुछ विकेट्स निकाले, लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जो रूट जिसे भारत के खिलाफ रन बनाने में बहुत मज़ा आता है, वो खड़े हो गए। उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई और इंग्लैंड ने कन्विंसिंगली ये मैच जीत लिया। तो इंग्लैंड को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा, जिस टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला है उस टीम ने ये मैच जीता है। स्टोक्स को भी उतना बेहतर कोई कैप्टनसी नहीं आता है, लेकिन कम से कम उस टीम में सारे प्लेयर जो हैं अपना रोल समझते हैं, अपना रोल निभाते हैं। स्टोक्स को भी टाइम टू टाइम बॉलिंग चेंज क्या करना होता है ये तो ब्रेंडन मैकलम
पवेलियन से बैठ के बताते रहते हैं। ऑल इन ऑल देखिए, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा हमारी भारतीय टीम की तरफ से, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ टीम इससे कुछ सीखेगी, आगे बढ़ेगी और आगे आने वाले 4 मैचों जो बाकी हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करेगी और होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड ये सीरीज हम जीत पाएं। लेट्स सी क्या होता है आगे। ये मैच जितना स्पार्क और जितना एक्साइटमेंट के साथ में स्टार्ट हुआ था, पहले दिन हम जितनी कंट्रोल में थे, उतनी ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ में ये मैच खत्म हुआ है। मैं अब उम्मीद करूंगा इस भारतीय टीम से आगे आने वाले मैचेस में इससे बेहतर परफॉर्मेंस की। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। ऐसी ही नो नॉनसेंस रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला मैच 2 जुलाई को है, तो हम लोग मिलते हैं तब, और तब तक के लिए अलविदा।